स्वागत है आपका इस खास विश्लेषण में। आज हम एक ऐसी सच्ची घटना पर चर्चा करने जा रहे हैं जिस पर शायद पहली बार में किसी को भी यकीन न हो। हम बात करेंगे एक ऐसे इंसान की जिसने दुनिया के अंत जैसी तबाही का सामना किया, और वो भी एक बार नहीं बल्कि दो बार। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। तो चलिए इतिहास के पन्नों से निकली इस अकल्पनीय और इंसानी जज्बे को झकझोर देने वाली कहानी को गहराई से समझते हैं। जरा एक पल के लिए सोचिए, क्या कोई इंसान पूर्ण विनाश के बीच से जिंदा लौट सकता है? शायद हां, लेकिन क्या हो अगर महज 3 दिन बाद उसे ठीक उसी खौफनाक मंजर का फिर से सामना करना पड़े? यह सोचना भी रोंगटे खड़े कर देता है ना? इस चर्चा में हम इसी असंभव सी लगने वाली वास्तविकता को समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक आम इंसान इतिहास की 2 सबसे भयानक घटनाओं के बिल्कुल बीचों बीच फंस गया था। हिरोशिमा की वो खौफनाक सुबह, अगस्त 1945 का वो दिन, और इस पूरी घटना के केंद्र में रहने वाले इंसान त्सुतोमू यामागुची। 1945 तक दुनिया विश्व युद्ध की आग में बुरी तरह जल रही थी। यामागुची नागासाकी के रहने वाले थे, मित्सुबिशी में एक इंजीनियर थे और उनका एक छोटा सा खुशहाल परिवार था। अगस्त में वो एक आम सी बिजनेस ट्रिप के लिए हिरोशिमा गए हुए थे। किसी को जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये ट्रिप दुनिया का इतिहास हमेशा के लिए बदलने वाली है। 6 अगस्त 1945 सुबह के करीब 8:15 हुए थे। यामागुची अपना काम खत्म करके घर लौटने की तैयारी में थे, और तभी आसमान को चीरती हुई एक बेहद तेज, अंधी कर देने वाली चमक उठी। ये चमक इतनी तेज थी मानो साक्षात सूरज ही धरती पर फट पड़ा हो। अमेरिका ने हिरोशिमा पर लिटिल बॉय नाम का अपना पहला परमाणु बम गिरा दिया था। धमाका इतना जबरदस्त था कि आसपास का तापमान सूरज की सतह से भी ज्यादा गर्म हो गया। तबाही का जो पैमाना था ना, वो हमारी और आपकी सोच से भी परे था। करीब 70,000, जी हां 70,000 जिंदगियां महज कुछ ही पलों में राख बन गईं। बड़ी बड़ी इमारतें हवा में तिनके की तरह उड़ गईं, और पूरा का पूरा शहर एक धधकती हुई आग की भट्टी में बदल गया। उस धमाके की भयानक शॉक वेव ने यामागुची को हवा में कई फीट दूर फेंक दिया। उनके कानों के पर्दे पूरी तरह से फट चुके थे और शरीर बुरी तरह झुलस गया था। जब उन्हें होश आया तो उनके सामने जो नज़ारा था वो किसी नर्क से कम नहीं था। हर तरफ सिर्फ और सिर्फ चीख पुकार, जलते हुए लोग और मौत का सन्नाटा था। यामागुची को वो खौफनाक रात एक दर्द से भरे शेल्टर में गुजारनी पड़ी। नागासाकी वापसी का सफर। हिरोशिमा के उस शेल्टर में एक दर्दनाक रात काटने के बाद अब शुरू होती है उनके घर लौटने की जद्दोजहद। इतनी गहरी चोटों और उस भयंकर मानसिक सदमे के बावजूद यामागुची ने हार नहीं मानी। उन्होंने नागासाकी में अपने परिवार के पास लौटने का फैसला किया। देश पूरी तरह तबाह था। ट्रेनें मुश्किल से चल रही थीं और घायलों से अटी पड़ी थीं। उस कष्टदायक सफर को तय करके किसी चमत्कार की तरह वो अपने परिवार तक पहुंचने में सफल रहे। यहाँ पर इंसानी दिमाग का एक बहुत ही दिलचस्प पहलू सामने आता है। जब यामागुची ने अपने परिवार और ऑफिस के लोगों को उस महाविनाश के बारे में बताया तो किसी ने उनकी बात पर यकीन ही नहीं किया। लोग सोच रहे थे कि भला सिर्फ एक बॉम्ब पूरे शहर का नामो निशान कैसे मिटा सकता है। ये बात उनके लिए बिल्कुल नामुमकिन सी थी। दूसरी चमक और महाविनाश और लोगों का यही अविश्वास इतिहास के सबसे खौफनाक मोड़ की तरफ ले जाने वाला था। हिरोशिमा के सर्वनाश और नागासाकी पर हुए दूसरे हमले के बीच महज 3 दिन का बहुत ही छोटा सा अंतर था। 9 अगस्त 1945 का दिन, जिसने दुनिया को बता दिया कि विनाश का अंत अभी नहीं हुआ था। 9 अगस्त को यामागुची अपने ऑफिस में खड़े होकर अपने साथियों को उसी लिटिल बॉय धमाके के बारे में समझा रहे थे, और तभी आसमान में फिर से वैसी ही एक तेज चमक उठी। अमेरिका ने इस बार नागासाकी पर फैटमैन नाम का बम गिरा दिया था। देखते ही देखते नागासाकी का एक बहुत बड़ा हिस्सा उसी अपोकैलिप्टिक आग में जलकर खाक हो गया। सारी गणित और संभावनाओं को झुठलाते हुए त्सुतोमू यामागुची दूसरी बार भी इस महाविनाश से जिंदा बच गए। दुनिया में ऐसे लोग ना के बराबर हैं जिन्होंने एक भी परमाणु हमले को झेला हो, और यामागुची ने इसे 2 बार झेला। किस्मत से उनके परिवार के लोग ब्लास्ट जोन से थोड़ी दूरी पर थे, इसलिए वो भी सुरक्षित बच गए। लेकिन सच बताऊं, असली लड़ाई तो अभी शुरू होने वाली थी। रेडिएशन के जानलेवा परिणाम। अब इस चर्चा के सबसे अहम हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, धमाके के बाद का वो अदृश्य हत्यारा यानी रेडिएशन, और इसके वो खौफनाक दीर्घकालिक परिणाम जिन्होंने सर्वाइवर्स को सालों तक तड़पाया। देखिए, रेडिएशन के संपर्क में आने का मतलब सिर्फ उस दिन का जलना नहीं था। ये एक धीमी मौत की शुरुआत थी जो शरीर के अंदर डीएनए लेवल पर हो रही थी।
जो लोग बच गए, जिन्हें जापानी में हिबाकुशा कहा जाता है, उनके शरीर का धीरे धीरे पतन होने लगा। बाल पूरी तरह झड़ने लगे और शरीर बेहद कमजोर हो गया। लेकिन सबसे डरावना सच तो ये था कि सालों बाद ल्यूकेमिया और अलग अलग तरह के कैंसर जैसी क्रॉनिक बीमारियां उभरने लगी, और इसके साथ जो गहरा मानसिक आघात था ना, वो शायद सबसे दर्दनाक था। लोग जीवन भर इस डर में जीते रहे कि कहीं ये बीमारियां उनकी आने वाली पीढ़ियों में भी न चली जाएं। ये एक ऐसी पीड़ा थी जिसने उन्हें अंदर तक तोड़ दिया था। इतने भारी मानसिक और शारीरिक आघात के बाद यामागुची ने बहुत लंबे समय तक इस खौफनाक दर्द को दुनिया से और खुद अपने अंदर बहुत गहरे तक छिपा कर रखा। ये एक ऐसा बोझ था जिसे शब्दों में बयान करना लगभग नामुमकिन था। शांति का एक स्थायी संदेश। दशकों तक उस भारी खामोशी को ढोने के बाद हम यामागुची की 93 साल लंबी जिंदगी के सबसे शक्तिशाली और अंतिम अध्याय पर पहुंचते हैं। आखिरकार जापानी सरकार ने आधिकारिक तौर पर उन्हें दोनों परमाणु हमलों के सर्वाइवर के रूप में मान्यता दी। अपने जीवन के अंतिम सालों में उन्होंने अपनी दशकों लंबी चुप्पी तोड़ी और दुनिया को परमाणु हथियारों के भयंकर खतरों के बारे में बताना शुरू किया। उनकी आखिरी विरासत सिर्फ उनका जिंदा बचना नहीं थी, बल्कि दुनिया को ये चेतावनी देना था कि परमाणु युद्ध सिर्फ शहरों को तबाह नहीं करते, वो पूरी इंसानियत को मिटा देते हैं। तो इस पूरी चर्चा को समेटते हुए एक बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। अगर एक ऐसा इंसान जिसने अपनी आंखों से 2 बार दुनिया का अंत देखा हो, जिसने रेडिएशन की धीमी और दर्दनाक मौत को इतने करीब से झेला हो, अगर वो इंसान शांति और इंसानियत से अपना विश्वास नहीं खोता, तो आज की ये दुनिया नफरत और इन लगातार चल रहे युद्धों को कैसे सही ठहरा सकती है? यामागुची की कहानी सिर्फ सर्वाइवल की नहीं है, ये हम सब के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी है। सोचने वाली बात है ना? उम्मीद है ये विश्लेषण आपको कुछ नया सोचने पे मजबूर करेगा। अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।